अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्टेप वाइज जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी को सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ आपसे कि जब आप मेरा ये लेक्चर स्टडी करते हैं या देखते हैं तो आपने इससे पहले सारे लेक्चर जो है वो आपने स्टडी की होती हैं और आप एक फाउंडेशन बना रहे हैं स्टेप वाइज और स्टेप वाइज अप्रोच यूज़ कर रहे हैं कि मेक योर सेल्फ बेटर इन पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च। सही है। तो इसी उम्मीद से मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ और ऐसा ना हो कि आप लोग देखते नहीं हैं और और आप लोग इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये हमारे साथ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से और मौसम या वेदर की जो हर्श कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा ये जो मूड ऑफ लर्निंग है वो थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर्स या ऑनलाइन सेशन में कन्वर्ट हुआ है। अदरवाइज़ वी वुड लव टू लर्न इट ऑन फिज़िकल क्लासेस और अगर हमारे पास टाइम था इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास में तो हम ये चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे। जितना भी टाइम हमें मिले तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सिर्फ ऑन सेफ साइड हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें टाइम ना मिले तो हम सिंपली ये चीज़ें अगर एग्ज़ाम के लिए देख लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपके रिसर्च कंडक्शन में भी आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेगी कम्प्लीटली और आपके पेपर्स में भी आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि भाई रिसर्च होता क्या है, रिसर्च हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे या कैसे स्टार्ट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताया कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद हमने आगे प्रोसेस को डिस्कस किया कि प्रोसेस हमारे पास क्या होना चाहिए, हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे। सही है। तो फिर हमने यही पढ़ा कि भैया सैंपल बनाएंगे जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और उसी सैंपल से हम डेटा लेंगे। तो फिर हमने ये भी पढ़ा कि डेटा क्या होता है, तो डेटा को साथ साथ डिस्कस किया, डेटा के करेक्टरिस्टिक, डेटा के टाइप्स। फिर बात ये आ गई कि डेटा हम लेंगे कहाँ से, लेंगे किस तरह, मतलब टूल या मीडियम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने पढ़ लिया कि इंटरव्यूज़ हो सकती हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो सकती है, क्वेश्चनेयर हो सकता है, स्केड्यूल हो सकता है। सही है, वो चीज़ भी हमने पढ़ी। अच्छा, अब डेटा आपके पास आ गया तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमने ये भी पढ़ा कि डेटा को हम एनालाइज करते हैं, डेटा को हम फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन को फर्दर कम्युनिकेट करते हैं। सही है। तो चीज़ें हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे, जो जो नई नई चीज़ आ रही थी। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा रिव्यू या थोड़ा सा हमने रेफ़र किया लिटरेचर रिव्यू को, तो नेक्स्ट क्लास में हमने लिटरेचर रिव्यू पढ़ लिया। सही है। तो अगर लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ डेटा की बात आ गई तो हमने साथ में डेटा का एक लेक्चर ले लिया। अगर डेटा सैंपल के साथ रिलेट करता है तो एक लेक्चर हमारा सैंपल पे हो गया। फिर हमारे पास प्रोसेस की बात आ गई कि प्रोसेस किस तरह होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से स्टेप्स आपने, तो फिर उस पर एक क्लास हो गई। सही है। फिर राइटिंग की बात आ गई कि भाई ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे इसको हमने रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिटन पे भी हमने बात की कि भाई आप राइटिंग किस तरह करेंगे, जो साइंटिफिक राइटिंग वाला लेक्चर था। इन सब चीज़ों में एक बहुत मेजर एक कंसर्न होता है और ये कंसर्न जो है इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और ये जो होता है ये कंसर्न, ये इस तरह है कि ये आपका भी कंसर्न है, आप भी इसको कंसिडर करते हैं और आपने करना है, मजबूरन आप इसके बगैर रिसर्च नहीं कर सकते। आपका सुपरवाइज़र का सबसे बड़ा यही कंसर्न होता है और आप जो जब ये एथिकल कमेटी के सामने प्रेजेंट करेंगे उनका भी यही कंसर्न होता है। तो ये कंसर्न क्या है, ये कंसर्न प्लेजरिज्म है। अब प्लेजरिज्म क्या है, इस तरह आपके जहन में ये बात आ गई जब मैं आपको लिटरेचर रिव्यू का बता देता हूँ। सही है। तो आप कहेंगे कि हमने अगर 40 आर्टिकल्स किसी और के पढ़ लिए और उन्हीं 40 आर्टिकल्स को हमने अपने रिसर्च में लिखा तो इट मीन्स के ये जो रिसर्च है उसमें तो ज़्यादा काम दूसरे लोगों का है, मतलब कि दूसरे लोगों का काम हमने ज़्यादा कॉपी किया। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपका एक सेक्शन होता है जब आप रिसर्च राइटिंग करते हैं। सही है। तो उस सेक्शन में आप वो 6 पेजेस का भी हो सकता है, 8 पेजेस का, तो वो 8 पेजेस जो होंगे वो आपकी क्रिएशन नहीं होती। वो 8 पेजेस आप किसी और के काम को रिफ़र कर रहे हैं कि ये किसी और ने काम किया था मेरे टॉपिक से रिलेटेड। सही है। तो अब जब इतना आपके जहन में आ गया कि इसमें
कॉपी पेस्ट वाला काम बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह नहीं होता, इसके अपने एथिकल रूल्स होते हैं कॉपी पेस्ट के। सही है। जब आप वो एथिकल रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप आते हैं प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म का सिंपल मतलब ये है कि आप किसी और के काम को, किसी और के एफर्ट्स को कॉपी करते हैं, अपने जो आपका आर्टिकल है, अपना जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, या अपना जो आपका रिसर्च प्रपोजल है या थीसिस है, उसी में शामिल करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। सही है। और फिर आगे लोगों को ये शो करते हैं कि ये काम मैंने किया है। तो इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। इट्स अ क्राइम, इट्स अ इथिकल क्राइम, इट्स अ प्रोफेशनल क्राइम। सही है। ये किस तरह क्राइम है कि आपने क्या किया? आपने काम नहीं किया। सही है। आपने वो काम किसी और से कॉपी किया, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड उसने काम किया था। सही है। आपने वो काम अपने रिसर्च में इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब कि अपने प्रपोजल में या अपने थीसिस में उसको डाल दिया और रिटन फॉर्म में, और आपने लोगों को ये शो कर दिया। जो आप, जब आपका रिसर्च फर्दर कम्युनिकेट करता है एथिकल कमेटी को या जो फील्ड के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, आपने उनको प्रपोज, अपना वो पेज, अपना वो थीसिस उनको सेंड कर दिए या अपने थीसिस पब्लिकेशन के लिए दे दिए, एंड यू प्रिटेंड दैट ये काम जो है ये आपने किया है, तो इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। कि आपने विदाउट गिविंग द क्रेडिट। अच्छा, इसमें ये बड़ा लॉजिक है कि जब आप उस बंदे को क्रेडिट देंगे और ये मान लेंगे कि ये काम किसी और का है, तो वो फिर प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में नहीं आता। जिस तरह कॉपीराइट्स होते हैं ना, कॉपीराइट्स, आप एक वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो कोई दूसरा बंदा उसको ये नहीं कर सकता कि ये क्रिएशन मेरी है। सही है। और ना वो उसको यूज़ कर सकता है फॉर अनफेवरेबल मींस का, वो अपने अकाउंट से अपलोड कर ले या अपने यूट्यूब के चैनल से अपलोड कर ले, उस पर अर्निंग कर ले। यूट्यूब के भी इस पे क्या है, रूल्स है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आते हैं। इसी तरह इसका मतलब ये है प्लेजरिज्म का कि आपने किसी और का काम कॉपी किया है और फिर अपने आर्टिकल में, अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, अपने थीसिस में उसको लिखा है, और आपने क्या किया है, आपने उनको ये बताया है या कम्युनिकेट किया है कि ये जो काम है ये आपने किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्लेजरिज्म। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज मैंने आपको दे दिया, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें आती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म। एक वर्ड या एक सेंटेंस लिखा है, स्पेसिफिकली सेंटेंस, द फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी। इसका ये मतलब है कि जो इंटेग्रिटी होती है वर्क में, जो ऑनेस्टी होती है काम में, जो क्रेडिबिलिटी होती है वो काम में, वो असल में प्लेजरिज्म की वजह से होती है। कि अगर आपके काम में प्लेजरिज्म नहीं है, आपके काम में कॉपी नहीं है, आपने किसी और का काम कॉपी नहीं किया है, आपने एआई से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इसमें मेन एफर्ट्स शामिल हैं, ह्यूमन एफर्ट्स शामिल हैं, आपके एफर्ट्स शामिल हैं इस काम को करने में या इस थीसिस को बनाने में, इस पब्लिकेशंस को कंडक्ट परफॉर्म करने में। तो आपका जो काम है वो इंटेग्रिटी वाला है, ऑनेस्टी वाला है और क्रेडिबिलिटी वाला है। लेकिन अगर आप किसी का कॉपी करते हैं तो फिर फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी नहीं होगी। फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी तब होगी जब प्लेजरिज्म जो होगा वो मिनिमाइज होगा, कम होगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन इसके अपने एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हद तक जो है प्लेजरिज्म जो है इट्स एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, रिसर्च फंडामेंटली इन्वॉल्व डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। When you attend an educational institution, the expectation is that you produce original work rather than appropriating others' ideas or content. अब को मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जब एडमिशन लेते हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज में या मेडिकल के फील्ड में, तो आपसे पहले बहुत ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन आप उनके काम को कॉपी नहीं कर सकते और उसी के हिसाब से आप डिग्री नहीं ले सकते। आप अपनी लर्निंग करेंगे, अपना पेपर देंगे, अपनी ओरिजिनलिटी क्रिएशन करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, और इसी कंटेंट क्रिएशन पे आप आगे जाएंगे, पास होते जाएंगे और आप डिग्री लेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनलिटी होती है काम की, सही है, वो ये होती है कि आप उसको खुद क्रिएट कर ले, ये नहीं है कि आप किसी और से कॉपी कर ले, सही है। तो तीन इसके मेन वो फिलर्स है, मैं अपने यहाँ दिए हैं सिंपली। पर्सनल एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीटिंग होमवर्क असाइनमेंट इंडिपेंडेंटली, preparing for examination without unauthorized assistance, and developing presentation through your own efforts are all expression of academic integrity. अब क्या है, अब इंसान की एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बचपन में आपको होमवर्क मिलता था तो टीचर ये एक्सपेक्ट करता था कि ये होमवर्क आप खुद करेंगे। समर वेकेशन आपको मिलती थी या विंटर पैक आपको मिलता था, तो उसका समर पैक, तो उसका ये मतलब था कि आप ये काम खुद करेंगे। जिस तरह हम आपको टेस्ट देते हैं तो हम आपको चीटिंग से रोकते हैं कि आपने ये एफर्ट्स जो है वो खुद शो करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एग्ज़ामिनेशन लेते हैं तो एग्ज़ामिनेशन में हम कोशिश करते हैं कि फेयरनेस, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो हाल और जो जितने भी चीज़ें होती हैं उनको वो होते हैं फेयरली उसको डील कर लें, सही है। तो इट मीन्स के ये आपकी पर्सनल एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो अप्रोप्रिएट वर्क नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्क नहीं है, उनसे ख़ुद को बचाएं, सही है। और डेवलपिंग प्रेजेंटेशन थ्रू योर ओन एफर्ट्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी, सही है कि आपने प्रेजेंटेशन अगर हमने आपको दी तो आप खुद बनाएं। क्यों? क्योंकि एकेडमिक इंटेग्रिटी के ज़ुमरे में आते हैं कि आपने जो एकेडमिक वर्क किया है ये ऑनेस्ट है, क्रेडिबल है, इंटीग्रेटेड है, इसमें इंटेग्रिटी है, और ये आपकी पर्सनल एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इसी तरह जाए। तो सबसे पहले प्लेजरिज्म का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी इंटेग्रिटी वो मेंटेन रहे। इससे लर्निंग थ्रू ओरिजिनल वर्क, ये दूसरी बात है। द एजुकेशनल प्रोसेस डिजाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू इंडिपेंडेंट एफर्ट्स एंड ओरिजिनल थिंकिंग, नॉट थ्रू कॉपिंग और मिस अप्रोप्रिएटिंग अदर इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस। अब ये नहीं है कि आप जो है आपको हम होमवर्क दे दें कि आप फॉर एग्जांपल नोट्स बना ले और आप किसी टॉपर के कॉपी को चुरा के उसको अपने नोट्स में पेस्ट करके और ये शो कर ले कि ये वर्क जो है ये मेरा है, तो वो ओरिजिनल वर्क जो है वो किसी और का है। आपने जो चीज़ आप अब सीख नहीं सकते। अब जिसने ये ओरिजिनल वर्क किया है उसने उस ओरिजिनल वर्क से बहुत कुछ सीखा है, उसने नोट्स बनाए हैं तो वो सीख के बनाए हैं, अंडरस्टैंड करके उसने ये नोट्स बनाए हैं। समझ में ही बात? यहाँ पर जो है वो आपका ओरिजिनल वर्क नहीं है। आप लर्निंग नहीं कर सकते, सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर ले, लेकिन लर्निंग कौन कर लेगा? तो जिस पर्पस के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, जिस पर्पस के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, सिंपली असाइनमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर दिस कि लर्निंग थ्रू ओरिजिनल। तो असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि सिंपली मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो वर्क करते हैं वो ओरिजिनलिटी के थ्रू कर ले, या जो लर्निंग करते हैं ना तो वो अपने जो क्रिएशन आप करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उससे आप लर्निंग कर ले। आप क्या करते हैं, एक बंदा जो टॉपर होता है वो असाइनमेंट कंप्लीट करता है और फिर आप सब लोगों से कॉपी करते हैं, सही है। तो इसी तरह फिर जो है आपकी लर्निंग नहीं होती, क्योंकि लर्निंग सिर्फ ओरिजिनल वर्क से पॉसिबल है। आप किसी और इंटेलेक्चुअल के कंट्रीब्यूशन को अपना बना के पेश करते हैं, किसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपना बना के पेश करते हैं, तो इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन एंड इट्स नॉट लर्निंग थ्रू ओरिजिनल वर्क। एंड थर्ड, सेल्फ डायरेक्टेड स्कॉलरशिप। ट्रू स्कॉलरशिप्स, यहाँ स्कॉलरशिप का मतलब ये ट्रू रिवार्ड्स, या आप रिवार्ड्स इससे कह सकते हैं, या जो चीज़ें होती हैं जो आपको फॉर एग्जांपल गोल्ड मेडल मिलता है, सही है, या टॉपर्स को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, या टॉपर्स को कोई रिवार्ड्स मिलता है। तो जब आप कोई अनएथिकल काम करते हैं, प्लेजरिज्म अपनाते हैं, तो फिर ये जो होगा ये आपने खुद अपने आप को दिया है। ये जो चीज़ आपको रिवार्ड मिलती है ना, इट्स नॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, इट्स फ्रॉम योर सेल्फ ओन। ये आपने खुद अपने लिए, अगर आपको इस पे फिर क्या होनी चाहिए, आपको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट थ्रू ओरिजिनल वर्क,
समझ में आई बात? तो सेल्फ डायरेक्टेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि ट्रू स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड पर्सनल एंगेजमेंट विद सब्जेक्ट मैटर रिजल्टिंग इन ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू मिसप्रेजेंटिंग अदर वर्क एज योर ओन। तो अगर आप अपने आप को एग्जाजरेट कर रहे हैं, अगर आप अपने टैलेंट को एग्जाजरेट कर रहे हैं, तो आप अपने ओरिजिनल वर्क से करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी और के वर्क को कॉपी करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं इज़ योर ओन, तो आप कम से कम लोगों को बता तो सकेंगे, लेकिन वो आपके आपके पर्सनैलिटी से नहीं दिखाई देगा। उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, उस नॉलेज को आप तोरली प्रेजेंट नहीं कर सकते कम्युनिटी के सामने। तो इट मीन्स कि प्लेजरिज्म जो है वो पर्सनल एंड एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लर्निंग थ्रू ओरिजिनल वर्क इसका अनदर एस्पेक्ट है कि आप किसी और के काम को कॉपी करके कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। आप एग्जाम में नकल कर लेना, पेपर टॉप कर ले, सिंपली आपने लर्न तो कुछ नहीं किया, आपने किसी और का काम कॉपी किया। समझ में ये बात? सेल्फ डायरेक्टेड स्कॉलरशिप खुद बस अपने आप को एग्जाजरेट करे, जबकि ओरिजिनलिटी में जो वर्क है वो किसी और का है। द एथिकल डायमेंशंस ऑफ प्लेजरिज्म। अच्छा, अब ये तो एक एकेडमिक डायमेंशंस थी, लर्निंग से थ्रू रिलेटेड डायमेंशंस थी, या आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल जो आप फील्ड से रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड जो एकेडमिक में होते हैं सारी चीज़ें, वो चीज़ें। अब इसके बाद आती हैं द एथिकल डायमेंशंस ऑफ प्लेजरिज्म। रिसर्च इंटेग्रिटी डिमांड, सही है, रिसर्च इंटेग्रिटी डिमांड्स ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रेदर देन अप्रोप्रिएटिंग अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो आपको रिसर्च इंटेग्रिटी है, अगर आपने दुनिया को कम्युनिकेट करना है कि मैंने जो रिसर्च की है वो क्रेडिबल है, उसको मानना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए रिसर्च में, उसको पॉलिसी मेकिंग में इनकारपोरेट कर ले, उसको मेडिसिन मेकिंग में इनकारपोरेट कर ले, उसको वैक्सीन और डोज के क्रिएशन में इनकारपोरेट कर ले मेरे रिसर्च को, उसको प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर ले, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर ये आपका अपना वर्क नहीं है तो फिर क्या है? ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रेदर देन अप्रोप्रिएटिंग अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये आपने क्या किया? अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ किया। और रिसर्च इंटेग्रिटी क्या डिमांड करती है? ओन वर्क, कंट्रीब्यूशन, योर ओन वर्क, ओरिजिनल वर्क। Presenting someone else's work as your own constitutes a serious breach of academic ethic and undermine the fundamental purpose of education। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने ये कहा है सिंपली कि जो, तो क्या कहते हैं कि भाई प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क इज योर ओन का सीरियस ब्रेच ऑफ एकेडमिक एथिक्स। तो एकेडमिक के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं। जब आप किसी फील्ड में आ जाते हैं, किसी जगह आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना, वही चीज़ को अपनानी है। तो एकेडमिक की भी कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो अगर आप किसी और के वर्क को कॉपी करते हैं तो उसके दो नुकसान हैं। एक तो आपने एथिक्स को चैलेंज कर दिया, एथिक्स ख़राब कर दिया, जो एथिकल नॉर्म्स है उसको डिस्टर्ब कर दिया, जो एकेडमिक एंड एथिकल नॉर्म्स है। दूसरी बात है कि अंडरमाइन द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एजुकेशन। आपने क्या जो एजुकेशन की फंडामेंटल पर्पस है कि आपने लर्निंग करनी है थ्रू वर्क, वो तो आपने अंडरमाइन किया। सही है, आप लर्निंग अब नहीं कर रहे थ्रू वर्क, आपने किसी और के वर्क को कॉपी किया तो लर्निंग तो बीच में से निकल गई। तो सिंपली ये है कि ये दो चीज़ें जो है वो सिंपली आपको अफेक्ट करती है कि जब आप किसी और के वर्क को कॉपी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ आए, when you engage in plagiarism you not only violate institutional policies but also transgress broader ethical boundaries that govern academic and professional communities. This violation extend beyond mere rule book and present a fundamental betrayal of trust within scholarly discourse। सिंपली क्या मतलब है कि जब आप रिसर्च करते हैं ना तो आपको स्कॉलर कहा जाता है, और स्कॉलर इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल टर्म यूज फॉर द रिसर्चर। सही है, एमपेल स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, सही है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक एथिकल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि आप क्या करें, आप जो वर्क है, जो एथिकल बाउंड्रीज हैं, जो उन चीज़ें हैं, उनको चैलेंज ना करें। अब आप क्या करते हैं? आप कॉपी करते हैं। जब आप कॉपी करते हैं तो कॉपी से इशू ये बनता है कि जो बाउंड्रीज हैं उसको भी आपने क्रॉस कर, जो वायलेशन है उसको भी आपने डिस्टर्ब किया, सही है, और जो रूल्स है, एथिकल रूल्स, उसको भी आपने ब्रेक किया, सही है। तो आपका जो सोसाइटी में जो ट्रस्ट है स्कॉलर्स पे,
तो पूरी कम्युनिटी को आपने बदनाम किया, स्कॉलर्स का, आपने वो ट्रस्ट ख़त्म कर दिया। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एथिकल नॉर्म्स से और एथिकल डायमेंशन से रिलेट करती हैं प्लेजरिज्म की। 3 जो इसके निचोड़ है या 3 मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला क्या है? एथिकल इवाल्युएशन। प्लेजरिज्म contradict fundamental ethical principles of honesty and integrity that form the foundation of academic integrity inquiry। तो एकेडमिक इंक्वायरी या रिसर्च की जो फंडामेंटल फाउंडेशंस है या जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी है। और प्लेजरिज्म क्या करता है? इसको वायलेट करता है। तो एक तो इसकी ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है? मोरल ट्रांसग्रेशन। मिसरिप्रेजेंटिंग अदर वर्क एज योर ओन वायलेट मोरल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? जब आप किसी और के वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ लोगों को गलत लगेगा कि इंटेलेक्चुअल तो ये है, जबकि आपने किसी और के वर्क को कॉपी किया। तो क्या होगा? जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिटीज़ के, जो नॉर्म्स होते हैं कम्युनिटीज़ के, तो वो नॉर्म्स जो है वो क्या होंगे? वो फेयरनेस जो होगा, वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और जिन्होंने कॉपी की है, जिन्होंने क्या किया है, किसी और के वर्क को इट्स ओन वर्क रिप्रेजेंट किया है, तो सिंपली उनको फिर वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो फिर क्या होगा? वो फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट जो होगी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डिज़र्व करती है, जो इंटेलेक्चुअल डिज़र्व करते हैं, उनको नहीं मिलेगी। इन थर्ड नंबर, व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट प्लेजरिज्म represent a serious breach of conduct that can permanently damage one reputation and career prospect। तो अगर किसी को ये पता चल गया कि जो आपने वो की है, जो आपने किया ये क्या है, ये जो आप ने किसी और वर्क को इट्स ओन वर्क रिप्रेजेंट किया है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका जो रिपुटेशन है, अगर पता चल गया ना, तो फिर आपका रिपुटेशन जो होगा वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो स्टॉप हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। आपकी पूरी, अगर आप में कोई क्वालिटी भी है, कोई करैक्टरिस्टिक भी है, तो फिर वो भी क्या होगा? वो क्वालिटी एंड वो करैक्टरिस्टिक जो होगी वो भी मास्क हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह कुछ ये रिसेंट ओलंपिक्स जो थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो रिसेंट ओलंपिक्स में अल्जीरिया की एक बॉक्सर थी जो कि बायोलॉजिकल मैन थी। सही है, बायोलॉजिकल मैन थी, लेकिन वो compete कर रही थी ड्यू टू हर या हिज फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल स्ट्रक्चर, वो compete कर रही थी एज अ वुमेन। सही है। तो फिर जब उसके टेस्ट हो गए, जब उसके वो सारी चीज़ें हो गई, तो अब उसने जितने भी जो गोल्ड मेडल जीता है और जो उसने विनिंग अमाउंट जीती है, पैसे ऑलमोस्ट $1 मिलियन, तो वो डिमांड कर रहे, जो बॉक्सिंग जो वो है इंडस्ट्री है या अथॉरिटी है या अथॉराइज पर्सन, वो डिमांड कर रहे हैं कि वो उसको क्या कर ले, वापस कर ले, उन सारे मराहत को वापस कर ले, उन पैसों को वापस कर ले, और लाइफ टाइम इस पर किसी भी जो स्पोर्ट्स है उस पर पाबंदी होगी। तो इट मीन्स कि अगर आप अनएथिकल तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो फिर क्या होगा? आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो कंप्लीटली जो होगा वो फिर ख़त्म हो जाएगा। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कंसिडर अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी। अब प्लेजरिज्म इज क्राइम। प्लेजरिज्म ना होना जो है वो बेहतरी है। प्लेजरिज्म इज अ कॉपी। प्लेजरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट यूज टू प्रेजेंट अदर वर्क इज योर ओन वर्क। सही है, ये एक साइंटिफिक टर्म है जो कॉपी के लिए यूज़ होता है सिंपली, विदाउट गिविंग क्रेडिट। ये भी एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि जब आप किसी को क्रेडिट देंगे उसके काम के, तो फिर वो प्लेजरिज्म के जुमरे में नहीं आता। डिफाइंड बाय स्पेसिफिक पैरामीटर दैट ऑल रिसर्च मस्ट अंडरस्टैंड एंड मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड इन देयर वर्क। तो ये आपके लिए है, ये रिसर्चर्स के लिए है कि भाई आप पहले एथिक्स को जान ले, रिसर्च के एथिक्स को जान ले, इसके बाद आप जाएंगे रिसर्च की तरफ। सिंपल यही है। सही है। तो इट मीन्स के सिंपली आप क्या कर ले, रिसर्च के एथिक्स को क्या कर ले, वो जान ले। अच्छा जी, क्रिएटिव वर्क। सबसे पहले क्या है? क्रिएटिव। प्लेजरिज्म इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग समवन एल्स क्रिएटिव वर्क इंक्लूडिंग पब्लिकेशन, बुक्स,
paper, artwork, opinion, data, idea, charts, tables as if they were your own original contributions. क्रिएटिव वर्क, ये किसी और का क्रिएटिव वर्क हो सकता है, किसी और के एफर्ट्स हो सकती हैं, किसी और की आइडिया हो सकता है, सिंपली किसी और की क्या हो सकती है, बुक हो सकता है, पेपर हो सकता है, टेबल हो सकता है, पब्लिकेशन हो सकता है, सारी चीज़ें, कुछ भी इसमें आ सकता है, किसी और की एफर्ट्स हो सकती है सिंपली, और आप उसको प्रेजेंट कर रहे इज योर ओन. दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म. एक और इंट्रोडक्शन करते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. According to Colon Dictionary, plagiarism is specifically defined as presenting another idea is one's own. कि किसी और की इवन आइडिया को अगर आप प्रेजेंट करते हैं कि ये मेरी अपनी आइडिया है, तो ये प्लेजरिज्म के जुमरे में आता है. Which emphasize the misappropriation of intellectual content rather than just written text. ये क्या करता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी की लिखाई को क्या किया, कॉपी किया, तो ये प्लेजरिज्म में आ गया. आपने किसी के रिटन डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को, पब्लिकेशंस को, उसको क्या किया, कॉपी किया, उसको चुरा लिया, तो वो प्लेजरिज्म के जुमरे में आ गए. नहीं, किसी के थिंकिंग को अगर आप चुराते हैं, किसी के थॉट्स को, किसी की कॉग्निशंस को, किसी की आइडियाज़ को, किसी के इमेजिनेशंस को अगर आप कॉपी करते हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं इज़ योर ओन इमेजिनेशन एंड इज़ योर ओन क्रिएशन, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड प्लेजरिज्म. तो सिर्फ ये नहीं है, रिसर्च में सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये हम रिटर्न, अगर कोई चीज़ चुराते हैं रिटर्न, तो वो. लेकिन अगर नॉर्मली आप वर्ल्ड वाइड या जनरली अगर आप प्लेजरिज्म को वो करते हैं, देखते हैं, तो प्लेजरिज्म इज इवन कॉपिंग समवन आइडियाज, सिंपली, सही है, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया इज वंस ओन, सही है. तो ये भी प्लेजरिज्म. कंप्रहेंसिव स्कोप, ये थर्ड एक इसकी इंट्रोडक्टिव सेशन हो सकती है, सही है, मतलब कि सिंपली हम इंट्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं प्लेजरिज्म के. कंप्रहेंसिव स्कोप क्या है? द concept of plagiarism encompasses all forms of content published or unpublished in manuscript, printed or electronic format, making it relevant across all academic disciplines and media types. सही है. क्या है कि प्लेजरिज्म में हमारे पास हर वो कंटेंट होता है जो कि पब्लिश हो, अनपब्लिश हो, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में हो, थीसिस के फॉर्म में हो, सही है, और प्रिंटेड फॉर्म में हो, सही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो. जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट क्या होती है, वीडियो वगैरह, सही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये सारी चीज़ें, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें. तो हम क्या करते हैं, प्लेजरिज्म को एक ब्रॉड एस्पेक्ट से लेते हैं कि इट्स एप्लीकेबल टू एवरी फॉर्मेट, इट एप्लीकेबल टू एवरी एकेडमिक डिसिप्लिन, इट्स नॉट रिलेटेड ओनली रिटन सब्सटेंस. ये हर एकेडमिक डिसिप्लिन में होता है, हर प्रोफेशन में होता है, और हर चीज़, हर फील्ड में होता है. प्लेजरिज्म हो भी सकता है, सिंपली, सही है. तो आपने अगर प्लेजरिज्म से बचना है तो इन सब चीज़ों को क्या करना है. अब आप कहेंगे कि सर अगर हम किसी चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर रिव्यू, हमने ऑलरेडी वर्क डन को फिर क्यों देखना है. तो वहाँ पर एक चीज़ होती है जो आपको प्लेजरिज्म से बचाती है, सही है. और अगर वो चीज़ होगी तो फिर ठीक है, आप जितने भी कुछ कर ले तो कोई मसला नहीं होगा, और वो होगी साइटेशन या रेफरेंसेस. रिसर्च में ये सबसे बड़ा मैंने बताया भी है कि आपने हर सेंटेंस को वो रेफरेंस देनी है, और उसका भी अपने एक तरीक़ा है, मैं बता दूंगा. मेंडले में मैं स्पेसिफिकली, अगर वर्कशॉप होगी मेंडले की, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मेंडले में या जोटेरो में जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं, बट मेंडले स्पेसिफिकली मोर सूटेबल, सही है. तो वहाँ पर किस तरह आप हर सेंटेंस और हर कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, रेफरेंस या साइटेशन करेंगे, रेफरेंस देंगे या साइटेशन करेंगे, तो वो फिर आपको प्लेजरिज्म से बचाती है. प्लेजरिज्म का मतलब सिंपली ये है कि जब आप कॉपी करते हैं और ये नहीं मानते कि ये किसी और का वर्क है, जब आप इसको मान लेंगे कि ये किसी और का वर्क है, तो फिर ये प्लेजरिज्म के जुमरे में नहीं आता. की एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजरिज्म. इनकॉर्पोरेशन विदाउट, ये सिंपली एक ही बात है, बट डिफरेंट इंग्लिश में और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन होती हैं, बट सिंपली ये एक ही चीज़ है. प्लेजरिज्म इतना ज़्यादा वेस्ट टॉपिक नहीं है, बस एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और बस आपने वही सीखना है. इनकॉर्पोरेशन विदाउट एट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब है? प्लेजरिज्म अकर व्हेन यू इनकॉर्पोरेट समवन एल्स वर्क, you incorporate
someone else work, just a minute, अच्छा, you incorporate someone else work your own without their permission or without providing proper acknowledgement of the source. जब आप ये मेंशन करेंगे ना कि रेफरेंस ये हैं, जब आप ये मेंशन करेंगे ना कि भाई ये मैंने प्ला जगह से लिया है, तो फिर वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा. विदाउट अगर आप उनको एट्रीब्यूशन, विदाउट अगर आप उनको रेफरेंस नहीं देंगे, विदाउट रेफरेंस, विदाउट साइटेशन, तो ये प्लेजरिज्म है. अदरवाइज़ अगर आप उनको क्रेडिट देंगे जिसका ये काम है, तो फिर वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फेयर यूज़. सही है, फेयर मीन्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. आप रेफरेंस देंगे तो फिर वो प्लेजरिज्म या कॉपी के ज़ुमरे में नहीं आता. दिस अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ओरिजिनल क्रिएटर हैज कंसेंटेड टू द यूज़ ऑफ देयर मटेरियल. ये भी एक बात है कि अगर आपने ओरिजिनल बंदे से नहीं पूछा, आपने उसके पूछे बग़ैर उसका काम यूज़ किया, सही है, लेकिन आपने उसको क्रेडिट दिया और आपने मेंशन किया कि किसी और का वर्क है, तो फिर भी ये प्लेजरिज्म में नहीं आएगा. विदाउट कंसेंट भी आप यूज़ कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि आप रेफरेंस देंगे, आप साइटेशन करेंगे, आप कह देंगे कि ये प्ला बंदे का काम है. कंप्रहेंसिव कोर इसकी क्या बात हो गई. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजरिज्म एक्सटेंड टू ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेंट वेदर पब्लिश और अनपब्लिश रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक. द ब्रॉड डिफिनीशन इंश्योर दैट ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क रिसीव अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन. इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हर बंदा, चाहे वो बुक लिखता है, चाहे वो स्टोरीज़ लिखता है, चाहे वो वीडियोस बनाता है, चाहे वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता है, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग करता है, कुछ भी करता है सिंपली, तो हर बंदे के लिए प्लेजरिज्म एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. वो उसको प्रोटेक्शन देता है, उसके कंटेंट को प्रोटेक्शन देता है. उसको ये डर नहीं होता कि मेरा कंटेंट जो है वो कोई चोरी कर लेगा. क्यों? क्योंकि वो फिर प्लेजरिज्म, एंड प्लेजरिज्म इज़ अ क्राइम, एथिकल क्राइम. सही है. और प्लेजरिज्म के जितनी भी चीज़ें हैं उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे, आपका रिसर्च डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा. अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि प्लेजरिज्म को हम चेक भी करते हैं, और प्लेजरिज्म को चेक करने के बगैर आपके पब्लिकेशंस क्या आपके थीसिस भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, अपने इंस्टीट्यूशन में भी एक्सेप्ट नहीं होंगे जब हम प्लेजरिज्म चेक नहीं करेंगे. इसके एक सॉफ्टवेयर है, इजीली टर्निटिन से ये चेक हो जाता है. हम असाइनमेंट्स भी अब जब बनाते हैं ना मास्टर्स या पीएचडी लेवल पे, तो हमने रिपोर्ट अटैच करनी होती है. रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट ये होती है कि आप टर्निटिन से पूछेंगे कि मैंने ये असाइनमेंट की है, आप इसको एक दफ़ा देख ले कि इसमें मैंने कॉपी वाला काम कितना ज़्यादा किया है, तो आपको परसेंटेज बताएगा कि 100% में से 20% जो है ये काम जो है किसी और का है, क्योंकि वो सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं इंटरनेट पे. सही है, उनको सबका पता होता है जिसने जो काम किया होता है. तो फिर आपको क्या होगा, आपकी जो चीज़ है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो थीसिस है, वो आगे नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपका जो टर्निटिन रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल 20 इज़ एक्सेप्टेबल, आई वुड से 20 एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 80% आ गया, 50% आ गया, 40% आ गया, तो इट विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे. तो इट मीन्स कि ये कोई ब्लाइंड चीज़ें नहीं है, इसको हम चेक करते हैं. अच्छा जी, तो हर फॉर्म, हर बंदे के लिए जो प्लेजरिज्म है, इट्स एक्चुअली प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो इसके काम को प्रोटेक्ट करता है. अनएट्रीब्यूटेड यूज, यूजिंग समवन एल्स विदाउट प्रॉपर साइटेशन और एक्नॉलेजमेंट. अगर आप किसी को एक्नॉलेज करते हैं कि ये उसका वर्क है, साइटेशन देते हैं कि भाई ये प्ला का वर्क है, तो फिर ये प्लेजरिज्म में नहीं आता. लेकिन विदाउट unattributed use, plagiarism. All content types apply to all format and publication statuses. हर चीज़ को ये अप्लाई होता है. इंटेंट नॉट रिक्वायर्ड, कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. ये बात भी जहन में रख ले. ऐसा ना हो कि आप कहें कि मुझे पता ही नहीं था, मेरी इंटेंशंस नहीं थी, गलती से. ये बात नहीं है. गलती से कॉपी हो गया, मैंने गलती से ये कर दिया, ये पता नहीं मैंने कहाँ से कॉपी किया, आई डोंट नो, मेरी इंटेंशंस नहीं थी, मैंने किसी का काम चुराना नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था. लोग कहते हैं ना, ये नहीं चलेगा. अगर आप प्लेजरिज्म के उसमें आ गए तो फिर ये बहाने नहीं चलेंगे. तो अनइंटेंशनल और इंटेंशनल दोनों फॉर्म जो है, इट्स अ वायलेशन, इट इज़ अ वायलेशन जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं. डायरेक्ट प्लेजरिज्म. अब प्लेजरिज्म में ये भी है कि इसके टाइप्स भी हैं, कि हम आपको और भी क्लियर कर दें कि ऐसा ना हो कि आप फिर कहेंगे कि इस टाइप का मुझे नहीं पता था और इस टाइप का मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इसका पता था, इसका नहीं पता था. नहीं, और भी हम क्लेरिफाई करके देंगे कि प्लेजरिज्म कौन कौन से होते हैं. वर्बेटिम कॉपिंग. वर्बेटिम कॉपिंग क्या होती है?
Direct plagiarism represent the most straightforward and egregious form of academic dishonesty. It involves the literal reproduction of another work without proper attribution, essentially claiming someone else's intellectual efforts as your own. डायरेक्ट प्लेजरिज्म ये होती है ना कि सिंपली आप उस चीज़ को हू बहू कॉपी कर ले, हू बहू कॉपी कर ले जिस तरह उस बंदे ने किया है, उस आइडिया को एग्जैक्टली उन्हीं लेटरल मीनिंग्स और सेंटेंस और वर्ड्स में कॉपी कर ले जो उस बंदे ने क्या किया है। सही है। तो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्लेजरिज्म वर्बैटिम कॉपिंग, मतलब कि डायरेक्ट आपने कॉपी किया है, सिंपल आपने वही चीज़ देखी है और उसी वर्ड्स में, उसी कॉन्सेप्ट में, उसी मीनिंग में आपने सिंपली अपने रीप्रेस भी नहीं किया बल्कि वही सेंटेंस अपने काम में डाला। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेजरिज्म। सही है। तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म के क्या हो सकते हैं वो फर्दर एक्सप्लेनेशन। वर्ड फॉर वर्ड कॉपिंग। वर्ड फॉर वर्ड कॉपिंग का क्या मतलब है? Word for word copying, direct plagiarism occur when you copy someone's work verbatim without any modification and present it as you created itself. This represents complete appropriation of another's intellectual property. वर्ड फॉर वर्ड कॉपिंग का मतलब ये है कि जो अल्फाज उसने यूज़ किए वही आपने यूज़ किए, आपने उसको रिप्लेस भी नहीं किया, मॉडिफाई भी नहीं किया, चेंज भी नहीं किया। डायरेक्ट जो उसके वर्बल्स थे वही वर्बल्स आपके हैं। सही है। तो इसको हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड कॉपिंग। अनएट्रीब्यूटेड quotations, inserting paragraph or phrases from other source into your work without using quotation mark or proper citation constitutes clear violation of academic integrity and standard. अच्छा, इस तरह है कि पहले हम जब उर्दू पढ़ते थे तो जब उसमें सबक में के अंदर या पोएम के अंदर या शेर के अंदर जो क्या गज़ल्स होते थे उनके अंदर अगर किसी और का सेंटेंस आ जाता या उन्होंने इनकॉर्पोरेट करते वो सेंटेंस, तो वो कोटेशन मार्क में उनको क्या कर लेते थे, वो उनके रख लेते थे कोटेशन मार्क में, उसको क्लोज कर लेते थे। तो कोटेशन मार्क का मतलब ही यही होता था कि ये किसी और का सेंटेंस है सिंपली। तो कोटेशन मार्क जो सिंपली होते हैं वो किसी और के वर्बल्स को आप प्रेजेंट करते कि किसी और का सेंटेंस है, किसी और की वो लहजा है, किसी और के अल्फाज है। तो अगर आप उसको कोटेशन मार्क पे रखते हैं तो तब भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि इट्स नॉट योर ओन क्रिएशन। सही है। और अगर आप सेंटेंस के लास्ट में ब्रैकेट में ये कह दे कि इट्स फ्रॉम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वो किए रिसर्च किया, तो हम लिख लेते हैं लास्ट में कि मज़र इट ऑल। सही है। ये एक तरीक़ा होता है कि ये उसके रिसर्च से मैंने लिया है। सही है। तो इसी तरह अगर आप उसमें साइटेशन इसको कहते हैं, तो अगर आप साइटेशन दे देते हैं या अप्रोप्रिएट मार्किंग अप्रोप्रिएट वो कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं तो ये आपको प्लेजरिज्म से बचा सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करते तो आप फिर भी प्लेजरिज्म में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग, पेइंग समवन एल्स टू राइट योर एसे। अच्छा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके निकम्मों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो पढ़ते नहीं, ख़ास कर उन लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली। मैं तो डिफ़ाइन नहीं कर सकता, थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब्स करते हैं सिंपली, और तो वो क्या करते हैं कि मड़ा वो तो कहते हैं कि मड़ा रिसर्च कौन करेगा, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम यहाँ जाते तो किसी और को पैसे दे के, सबके जहन में यही है। आई नो, मुझसे मिलते हैं, मेरे सामने कहे कि बस सर पैसे दे के किसी और से करवा लेंगे ना। तो इस तरह है कि ये भी एक बहुत ज़्यादा एथिकल क्या है क्राइम है, आप ये देख लें। और ये सेंटेंस तो स्पेसिफिकली तो मैंने आपके लिए ऐड किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग वाला। कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग में क्या होता है, मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर लूँ ताकि आप इसको जान लें। कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग का मतलब ये है कि पेइंग समवन एल्स टू राइट योर एसे, आप किसी और को पैसे देंगे कि वो आपका ऐसे लिखे, अगर ऐसे हैं, रिसर्च पेपर आपके लिए लिखे, और एनी पोर्शन ऑफ योर एकेडमिक वर्क इज़ आल्सो कंसिडर्ड डायरेक्ट प्लेजरिज्म। दागोरे क्या है, ये डायरेक्ट प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आता है। ये नहीं है कि आप कहेंगे कि बस ये तो प्लेजरिज्म नहीं है या प्लेजरिज्म का कोई और टाइप है, नहीं, ये सबसे सीरियस क्राइम है प्लेजरिज्म में कि आप किसी को पैसे दे देते हैं और उनसे कह देते हैं कि आपके लिए एसे लिख ले, आपके लिए पेपर लिख ले, आपके लिए थीसिस लिख ले, आपके लिए प्रपोजल लिख ले, और साथ साथ में आपके लिए क्या लिख ले, असाइनमेंट लिख ले, आपके लिए जो भी है। सही है। तो ये भी डायरेक्ट प्लेजरिज्म में आएगा।
पैराप्रेस प्लेजरिज्म, डिसगाइज्ड कॉपिंग, साथ साथ में एक बहुत अच्छे अल्फाज यूज़ किए गए हैं आपके लिए, सही है, डिसगाइज्ड कॉपिंग। अच्छा, पैराप्रेस प्लेजरिज्म क्या होता है? पैराप्रेस प्लेजरिज्म का मतलब ये है, पैराप्रेस प्लेजरिज्म ये वाला, ठीक है। पैराप्रेस प्लेजरिज्म रिप्रेजेंट द मोर सुटेबल बट इक्वली सीरियस फॉर्म ऑफ एकेडमिक डिसऑनेस्टी, सही है, सब्टल, सॉरी सुटेबल नॉट, मैं भी हैरान हुआ कि सुटेबल क्या हो, सब्टल बट इक्वली serious form of academic dishonesty. It involves making superficial changes to someone else's work while retaining the core ideas and instruction, then presenting this modified content as original. आप लोग क्या करते हैं मोस्टली ऑस्पीज में, क्या करते हैं कि मड़ा आप मुझे थोड़ा सा दिखा दो ना, थोड़ा सा मैं फिर खुद लिख लूँगा, मुझे बस सिर्फ एक आइडिया चाहिए, सही है, एक आइडिया चाहिए। तो वो आइडिया जो होता है वो किसी और का होते हैं और आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं, इंग्लिश को चेंज कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करके आप उसमें चेंजेस लाते हैं, एंड देन यू इनकॉर्पोरेट इज इट्स योर ओन वर्क, रिप्रेजेंट इट्स योर ओन वर्क। तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, ये प्लेजरिज्म है, सही है, कि आप किसी से आइडिया ले लका नोरो बस जख्पलकम बस तब सिर्फ द मेन सेंटेंस होगा दासी वही का ना, तो इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ प्लेजरिज्म, सही है। क्या इसमें क्या होता है कि जो मेन आइडिया होता है वो उस बंदे का होता है, बस आप उसमें सुपरफिशियल चेंजेस कर लेते हैं, रीप्रेस कर लेते हैं वर्ड्स को, सेंटेंस को आप क्या कर लेते हैं, रीप्रेस, superficial modification. This form of plagiarism involves making minor alteration to someone else's work, changing a few words or rearranging sentence structure while maintaining the original essential content and passing it off your own original creation. इसमें क्या होता है superficial modification में कि आप क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है या आइडिया होता है वो इन ओरिजिनल रहता है, आप माइनर उसमें चेंजेस कर लेते हैं, अल्ट्रेशन कर लेते हैं, सही है, और साथ साथ में क्या कर लेते हैं, साथ साथ में उसमें वो आइडिया में ओरिजिनल आइडिया मेंटेन रहता है, और उस इधर उधर की चेंजेस करके सेंटेंस रीअरेंजिंग और स्ट्रक्चर को चेंज करके आप इसको फिर पास करते हैं कि ये मेरा अपना काम है। कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं? इवन व्हेन द स्पेसिफिक वर्डिंग चेंज इफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट एंड द आइडियाज रिमेन आइडेंटिकल टू द सोर्स मटेरियल विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, दिस कंस्टिट्यूट प्लेजरिज्म, सही है, कि अगर आइडिया और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर रहता है, बाकी आप सारे वर्ड्स भी चेंज कर ले, स्टिल इट इज़ अ प्लेजरिज्म, सही है। यहाँ देख लें, यहाँ देख लें ये सेंटेंस। इसके बाद मोज़ेक प्लेजरिज्म, पैच वर्क स्टीलिंग, सही है। मोज़ेक प्लेजरिज्म क्या होती है? Mosaic plagiarism represents sophisticated form of academic dishonesty that combine multiple plagiarism technique. It create a patchwork of stolen content and attempt to obscure the original sources through partial modification and interment original content. इसमें क्या होता है सिंपली कि आप पूरी चीज़ को कॉपी नहीं करते, स्टार्ट में एक पॉइंट कॉपी कर लेते हैं, फिर बीच में एक पॉइंट कॉपी कर लेते हैं, फिर एंड में एक पॉइंट कॉपी करते हैं। मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब ये होता है सेग्रीगेटेड फॉर्म में, डॉट्स फॉर्म में, जिस तरह हम हाईलाइटिंग करते हैं ना बुक में, तो कि एक सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट वो हाईलाइट कर लेते, उसको अपने जहन में रख के एग्ज़ाम के आएगा, फिर पूरा बुक नहीं वो करते, जो हाईलाइटेड पार्ट होते हैं उनको फिर एग्जाम के लिए स्टडी करते कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो मोज़ेक भी इस तरह के पैच वर्क स्टाइलिंग, अब थोड़ा थोड़ा किसी का काम बारी बारी कहीं, मतलब कि ओवरऑल काम को आप नहीं चुरा रहे, उससे थोड़े से डार्ट्स उठा रहे, थोड़े से पार्ट्स उठा रहे आप और उसको कॉपी कर रहे हैं, तो इसको हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। क्या होता है? हाइब्रिड। मोज़ेक प्लेजरिज्म कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड पैराफ्रेज प्लेजरिज्म, क्रिएटिंग डिसेप्टिव मिक्सचर दैट कैन बी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई विदाउट केयरफुलनेस। तो इसमें बड़ा मसला ये है कि एक तो आप किसी का काम चुरा लेते हैं एक पॉइंट पे, और इसी काम को फिर अपने वर्ड्स में रिप्रेस कर लेते हैं, मतलब कि काम भी आपने चुरा लिया और आप उसको अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर लिया, पहली बात। और फिर आपने पूरा भी नहीं चुराया, बस एक पॉइंट चुरा लिया और उसको फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने फर्दर अपना काम मतलब कि पुट किया, अपने जो एफर्ट्स है वो पुट किया, फिर आपने बीच में किसी और का पॉइंट उठा लिया और उसको फिर फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, सही है। तो ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह प्लेजरिज्म को आइडेंटिफाई करना। उसकी रीज़न यही है कि उसमें आपके अपने एफर्ट्स भी शामिल होते हैं, सही है, किसी और का काम भी आपने चुराया, लेकिन काम आपने इस तरह चुराया कि उसको रीप्रेस किया है, तो जो ओरिजिनल वर्क है वो सोर्स है उसका पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये भी सिंपली क्या है, ये भी प्लेजरिज्म है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को बताया जाए कि मैंने प्लेजरिज्म नहीं की है क्योंकि आपने तरीक़ा चेंज किया, तो ये वाला तरीक़ा और ये मेथड भी प्लेजरिज्म में आता है।
Selective modification. This technique involves changing some words and replacing certain sentence while directly copying other portion word for word, creating an inconsistent but thoroughly plagiarized work. तो सेलेक्टिव मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इस तरह पैराफ्रेजिंग होती है, आपने किसी और का काम चुराया, उसको पैराफ्रेजिंग की, उसमें मॉडिफिकेशन की, उसमें वर्ड्स चेंज किए और फिर आपने उसको प्रेजेंट किया इज योर ओन वर्ड. दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म. Detection challenge. The inconsistent nature of mosaic plagiarism with varying degree of modification through the text can make particularly difficult for the instructor and plagiarism detection software to identify. फिर सॉफ्टवेयर में भी मसला होता है. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप धोखा दे रहे हैं. धोखा इसलिए दे रहे हैं कि जो काम आपने चुराया, जो आइडिया, तो वो आइडिया भी आपने डिफरेंट वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया. तो एक तो सॉफ्टवेयर को ये मसला है कि क्योंकि वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरे इंटरनेट सोर्स में जो सिमिलर टेक्स्ट होते हैं ना, तो उनको चेक करता है कि भाई ये तो प्लाप पेज में भी मौजूद है, प्ला पेज, तो उसको डिटेक्ट करता है. अपने वर्डिंग चेंज की, एक तो उसको ये चैलेंज हो गया. वो कॉन्सेप्ट में आइडेंटिफाई करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपने थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया. दूसरी बात है कि अपना काम भी पुट कर दिया, अपना एफर्ट्स भी पुट कर दिए. तो फिर ये इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइज़र, कमेटी, इन सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये आइडेंटिफाई कर ले इस प्लेजरिज्म को, और साथ साथ में सॉफ्टवेयर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ये कुछ अदर फॉर्म आप प्लेजरिज्म हैं, आप देख लें. सिंपली मैंने आपको अब तक क्या किया, इसमें तो काम रहता है अभी. ये वाला स्लाइड आप खुद पढ़ ले, सही है, ये आसान है. सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म एंड सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म एंड एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, ये सारे आपको प्लेजरिज्म के अदर टाइप्स बताए गए. कंसिक्वेंसेस ऑफ प्लेजरिज्म. व्हाई इंटेग्रिटी मैटर्स. अब अगर आपने प्लेजरिज्म कर लिया तो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस? सबसे पहला ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी कंप्रोमाइज. सही है. अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इंश्योर यू प्रोड्यूस वर्क ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी. जब इसमें प्लेजरिज्म नहीं होती ना आपके वर्क में, आपकी ओन क्रिएशन होती है, तो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, न्यू नॉलेज आएगा, बेहतरीन नॉलेज आएगा, आपके मेंटल जो एस्पेक्ट्स है उनका कम्युनिटी को पता चल जाएगा. सही है. हाईएस्ट क्वालिटी एंड जेन्युइनली रिफ्लेक्ट यूर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. और ये आपको जेन्युइनली रिप्रेजेंट करेगा कम्युनिटी के सामने. जेन्युइनली वो आपको क्या कर लेगा, रिप्रेजेंट कर लेगा कम्युनिटी के सामने आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, आपके इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को सिंपली. सही है. एथिकल स्टैंडर्ड. Plagiarism consists intellectual theft, violating fundamental ethical principles that govern academic and professional communities. तो फिर आप क्या हो गए, चोर कहलाए जाएंगे. आप क्या है, चोर. तो चोर को लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, उसको उस निगाह से देखा जाता है, डिसरिस्पेक्ट निगाह से देखा जाता है ना. सही है. तो इसी तरह एथिकल स्टैंडर्ड्स अगर आपने मेंटेन करने हैं तो यू विल गो फॉर यू विल अवॉइड प्लेजरिज्म. सही है. ये भी हो गया, ये भी हो गया. अच्छा, इसके बाद रिपुटेशन डैमेज. बीइंग कॉट प्लेजरिज्म कैन रिजल्ट. अच्छा, जब आप को कोई पकड़ लेता है प्लेजरिज्म में, सही है, तो ये आपके एकेडमिक को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है. आपकी रिपुटेशन, आपकी पोटेंशियल, आपका ही लेक्चर. अच्छा, इस तरह बहुत हुआ है, बहुत, हम पाकिस्तान में बहुत हुआ है कि लोगों के जो पेजेस होते हैं ना, वो नकली निकल आते पब्लिक. अब फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पब्लिकेशंस जो है वो मैंडेटरी है फॉर एग्जांपल. और आप फेक पब्लिकेशंस कर लेते, किसी और के पेजेस को पब्लिश कर लेते, किसी और के काम को पब्लिश कर लेते हैं एंड प्रेजेंट यूर ओन. और फिर कमेटी को पता नहीं चलता, लेकिन 1 साल बाद पता चल जाता है कि भाई इसकी डिग्री नकली थी, इसकी पब्लिकेशंस नकली थी. तो आपको बैन कर दिया जाता है पूरे इस जॉब से. आपकी भी किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में फिर जॉब नहीं कर पाएंगे. तो आप ये है कि प्लेजरिज्म आपकी रिपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा देता है, आपकी इज्जत को भी, आपकी पर्सनालिटी, क्रेडिबिलिटी, आपकी ऑनेस्टी को, इंटेग्रिटी को, सबको नुकसान पहुंचा देता है. और आपके जो एकेडमिक कैरियर होता है उसको बैडली डैमेज करता है. और फिर आपको फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी को भी लिमिटेड बना देता है. इसके बाद लीगल कंसिक्वेंसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट इन सीवियर केस प्लेजरिज्म कैन लीड टू लीगल एक्शन, स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और अदर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो लोग आप पे केस भी कर सकते हैं. सो ये कि इसने मेरा काम चुराया है, तो फिर आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके लिए फेस करेंगे. और लर्निंग इम्पेडमेंट. व्हेन यू प्लेजराइज यू आर बाईपास द क्रिटिकल लर्निंग प्रोसेस द कम फ्रॉम एंगेजिंग डीपली विद मटेरियल एंड डेवलपिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग इन क्लासेस. तो आपकी लर्निंग जो होगी वो उस लेवल की नहीं होगी, आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि लर्निंग जो होती है वो ओन वर्क के क्रिएशन से होती है. आप उसके लिए मेथडोलॉजीज़ परफॉर्म करेंगे, आप मटेरियल मेथड्स की तरफ जाएंगे, आप जो है वो एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, आप डीपली एंगेज होंगे प्रोसेस में.
कि भाई मैं कोई नई चीज़ बना रहा हूँ, कोई नई नॉलेज सामने लेके आ रहा हूँ, तो आपकी लर्निंग जो होगी वो हाईएस्ट लेवल की होगी। लेकिन जब आप किसी का काम चुराएंगे तो आपकी लर्निंग जो होगी वो बहुत, आप लर्निंग बिल्कुल होगी ही नहीं। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उस रिसर्च और इस प्रोसेस से लर्निंग ना करें। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर प्लेजरिज्म, सही है। और इंशाल्लाह आप आगे फिर देखते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक इसके बाद कैरी करना है।